हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मौलिक अधिकारों पे बात करेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पीसीएस और यूपीएससी इन दोनों के पीटी और मेंस दोनों में इससे क्वेश्चन आते हैं। पीटी में तो इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिसीजन दिया है जो कि फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसलिए मेंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर को करने के बाद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट बुक हैं वो कवर्ड हैं, तो आपको बहुत सारे कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ही पर्याप्त होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले विशेषताएं ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और पीटी में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है ये फंडामेंटल राइट्स। डिफिनेशन कोई भी क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं कि वो ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के इसके लिए शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा चीज़, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों को नियंत्रित करती है, अर्थात कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। अपवाद हैं इसके, लेकिन यूजली नहीं कर सकता। उसी तरह विधायिका भी अगर कोई कानून बनाता है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसमें भी उसको इस रूप में तो उसके लिए भी आसान नहीं है ये। एक तो 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों को नियंत्रित करता है। तीसरा है कि संविधान द्वारा रक्षित है। ये क्वेश्चन पीटी में डाल सकता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है किसके द्वारा रक्षित है। आप इसमें एक ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, दूसरा दे देगा भारत के सीजेआई, तीसरा दे देगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान मानना है। फिर तीसरा है कि परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है और इसके लिए 368 के तहत करना पड़ता है ये। फिर है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से भी नहीं छोड़ सकता है। कुछ राइट्स होते हैं ना, जैसे कि आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आप नहीं छोड़ सकते अपनी इच्छा से। ये आपसे कोई अगर साइन भी करवा ले किसी कागज़ पे और आप लिख के दे दें मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को अति करता हूँ, या फिर बाद में बोले कि चूँकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपसे पहले ही साइन करवा लिया गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स आपका, तो वो गलत हो जाएगा। वो सारी चीज़ इलीगल है वो, उसलिए आप अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, आप आगे देखिए। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली तो थी भारत की जो जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय हमारा जो साक्षरता दर है बहुत कम था, लगभग 15% के आसपास, और जागरूकता का अभाव था। तो इसलिए आराम से लोगों का दुरुपयोग किया जा सकता था, तो उसकी रक्षा के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी थे। दूसरा थी बहुमत की सरकार थी, जहाँ कार्यपालिका का निर्माण भी विधायिका से होता है। तो ऐसे में एक दल जिसका एक शासन होता है वो दूसरे मतलब कि ऐसे लोगों को जो उनको वोट नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को उसको परेशान कर सकती थी। तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स लाया गया। तीसरा था धर्म और भाषा की विविधता है, तो इसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स जरूरी है ताकि उसका भी उचित न्याय हो पाए, सही संरक्षण हो पाए। तीसरा था एक अल्पसंख्यक वर्ग की उपस्थिति। तो भारत में तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुमत का सरकार बनता है, तो ऐसे में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं। फिर एक प्रोविज़न था संघीय शासन प्रणाली, जहाँ केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। हमारे यहाँ तो ऐसे में था कि वो अपना जो विचार है वो राज्यों पे थोप सकता था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ में कि हमारा जो संघीय प्रणाली है उसके राज्यों का उसके कारण उत्पीड़न ना हो पाए। फिर था वर्षों से शोषित वर्गों की उपस्थिति। वर्षों से शोषित वर्ग की उपस्थिति जो लगातार शोषण सहते आ रहे थे, तो उन्हें तो ये ऐसा शोषण हो रहा था कि उनका शोषण भी सामान्य उन्हें लगने लगा था। तो उनके भी लिए भी फंडामेंटल राइट ज़रूरी था। तो ये हो गया आवश्यकता। इसमें मेंस में क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। इसका इतिहास पीटी में स्टेट पीसीएस कभी कभी पूछ सकता है, या फिर बहुत लंबा क्वेश्चन जैसे कि हो, जैसे कोई कोई पीसीएस में होता है कि 5 ही क्वेश्चन पूछता है मेंस में, तो वो सब में डाल सकते हैं कहीं कहीं। तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इसका शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा लाया था, जिसमें कुछ कुछ अधिकार दिया गया। तो 1215 ईस्वी में लाया गया। दूसरा था 1689 में फिर बिल ऑफ राइट्स एक्ट लाया गया था वहाँ इंग्लैंड में ही, तो इसमें भी कुछ कुछ मानव अधिकारों की बात की गई थी। फिर 1789 में फ्रांस में लाया गया, मतलब आधुनिक रूप से आप देखा जाए तो फ्रांस में सबसे पहले लाया गया है ये। तो आप देखिएगा कि 1789 में ही अमेरिका का संविधान भी लागू हुआ था, लेकिन उस समय उसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न नहीं था। बाद में अमेंडमेंट करके 1791 में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। और
और अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वो 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की, जो एक प्रकार से आप देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स ही है, ऐसा ही है। तो इस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड 3 सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण है। पहला, पृथक्करण नियति नियम, मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से एक्ट ऐसा बना हुआ है जिसको अलग अलग पार्ट किया जा सकता है, पार्ट को, पार्ट खो, पार्ट गो। इसमें सोचिएगा पार्ट खो और गो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो दोनों हट जाएगा और पार्ट को चलता रहेगा। मतलब अगर उसको आप पृथक कर सकते हैं कि और वो जो पृथक पार्ट है उससे आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होता है तो वो जारी रहेगा। ये पृथक्करणीय कहते हैं। ग्रहण का सिद्धांत है कि अगर कोई चीज़ आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो उसमें ग्रहण लग जाएगा, वो अब लागू नहीं होगा, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले के जो नियम है। और अधित्याग का सिद्धांत, तो इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मतलब कि आप अपनी इच्छा से फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकते। फिर अब फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध, अब देखिए कि भारत में एक्चुअली अमेरिका में क्या था कि शुरू में जो फंडामेंटल राइट्स लाया गया तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था, तो लोग अब फंडामेंटल राइट्स के लिए विरोध कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स है। अब बोले कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गाली देने लगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, तो वो तो गलत होगा ना। तो अमेरिका में एक बाद में लाया गया था पुलिस शक्ति का सिद्धांत, जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित किया गया था। भारत के जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद थे इसके दुरुपयोग के, इसलिए हम लोग युक्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक है, आर्टिकल 31 है, 33, 34 आपातकाल के समय, तो ये सब में है विशेष प्रोविजन। लेकिन आप इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वो क्लियर होते जाएगा और याद होते जाएगा अपने आप। तो ये हो गया। मेंस में आप देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है और मेंस में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है ये सब में से जुड़ा हुआ है बेसिकली, क्योंकि मौलिक अधिकार में बहुत आरंभ में संपत्ति के अधिकार भी शामिल था। तो और क्योंकि भारत नया देश था और बहुत सारे लोग गरीबी से जूझ रहे थे, तो भूमि सुधार ये सब के लिए ज़रूरी था कि कुछ भूमि का वितरण वगैरह किया जाए, तो उसीलिए संविधान का पहला संशोधन आता है 1951 में। इसमें हम लोग दो किया गया था कि जो भी सामाजिक न्याय के लिए प्रोविज़न किया जाएगा तो उसको इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि मौलिक अधिकार अर्थात आर्टिकल 13 का विरोध करती है। दूसरा चीज़ लाया गया था, एक अनुसूची बनाया गया, नवी अनुसूची, इससे पीटी में क्वेश्चन पूछता है नवी अनुसूची से रिलेटेड, कि इसको फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। जो हमारा जो संविधान है उसमें पहले 8 ही अनुसूची थे, तो ये जो नवा अनुसूची है उससे रिलेटेड चीज़ था, भूमि सुधारों से रिलेटेड। तो ये अलग है कि नवी अनुसूची में जो भी आप डाल देंगे उसको आप इस आधार पर गलत नहीं ठहरा सकते कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। फिर बाद में इससे रिलेटेड निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला से नाम से प्रसिद्ध है ये मामला। तो उसमें ये डिसीजन दिया कि 368 का जो महत्व है फंडामेंटल राइट्स से अधिक है, अर्थात आप 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला आया, तो इसमें भी सेम ही डिसीजन दिया कोर्ट कि हाँ आप कर सकते हैं 368 के तहत चेंज। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव तब आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें एक्चुअली 11 जजों की बेंच बैठी है और 6 जज मतलब बहुमत था जजों का, तो वो ये निर्णय दिए कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स का महत्व अधिक है और आप इस आधार पे किसी चीज़ को संविधान में संशोधन करके इसे आप हटा नहीं सकते या बदल नहीं सकते। तो सरकार थी फिर इंदिरा गांधी की सरकार, तो उस समय 2 कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, 24वां और 25वां संशोधन। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि कौन सा चेंज लाया गया था, तो वो आप देख लीजिएगा। तो जो हमारा जो 24 था उसमें 13(4) लाया गया और इसके तहत ये प्रोविज़न किया गया कि 13 में का जो महत्व है वो 368 से कम है। उसी तरह से 368 में भी चेंज किया गया, 368(3) लाया गया। इसमें क्या गया कि 368 का महत्व अनुच्छेद 13 से अधिक है, अर्थात आप संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी से रिलेटेड था एक प्रकार से। इसमें यह बताया गया कि आर्टिकल 39 खो और गो जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, इसमें अभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग आएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा पूरा। फिर
इसमें बताया गया इसका महत्व आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है से अधिक है। तो ये हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मामला आता है वह 1973 में, और ये बताया गया कि हाँ सरकार फंडामेंटल राइट का चेंज कर सकती है, लेकिन जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो ये 1973 में एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, और 13 जजों की बेंच थी। ये अभी तक का सबसे बड़ा बेंच था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके बाद चूँकि सरकार तुरंत संशोधन करती है, 42वां संशोधन, उसमें 368 में 2 चेंज लाती है कि ये बताती है कि संशोधन करने की शक्ति में कोई निबंधन नहीं है और न्यायालय भी इसे पक्षगत नहीं कर सकता। तो बाद में उसके बाद न्यायालय इस पर निर्णय लेती है मिनर्वा मिल्स मामले में। इसमें बोलता है, चूँकि इसमें एक डिसीजन देती है केशवानंद भारती के आधार पर कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है, उसीलिए कोई भी विधि जो आप न्यायिक पुनर्विलोकन को रोकेंगे, न्यायिक समीक्षा को रोकेंगे, वो गलत होगा। तो इस आधार पे 368 में जो दो चेंज लाया गया था, ये संशोधन करने की शक्ति में निबंधन नहीं और न्यायपालिका भी प्रश्नगत नहीं कर सकता, उन दोनों को गलत दे दिया, साबित कर दिया गया। और जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। ये मामला मिनर्वा मिल्स 1980 में लाया गया था। फिर वामन राव, ये भी एक इम्पोर्टेंट मामला है। तो 1973 से पूर्व 9वीं सूची वाले मामले सही। बेसिकली जो केशवानंद भारती जो निर्णय दिया गया, इससे बहुत सारा विवाद हो गया, क्योंकि बहुत सारा मामला था जो भूमि सुधारों के तहत जिस पे डिसीजन दे दिया गया था, और तो वो सारे मामले फिर से उठने लगे। तो इसलिए ये दिया गया कि 1973 से पूर्व के जो मामले हैं, 9वीं सूची के वाले जो मामले हैं, वो सही है, और उसके बाद जो विधि होगी वो शून्य होगी। तो उस तरह से सारे विवादों को हल करने के लिए लाया गया था। यहाँ पर भी फिर से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की पुष्टि की गई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें निर्णय, वो है केइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, वो है 2007 में आया था ये डिसीजन। बेसिकली इसमें कहा गया था कि इसको जो न्यायिक आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत है उसको तार्किक रूप से सही साबित किया गया। इसमें कहा गया क्योंकि ये संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ, और संविधान सभा का महत्व हमारे संसद से अधिक है, और इसीलिए जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसको संसद चेंज नहीं कर सकती। तो ये आप याद रखिएगा। ये मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और रिपीट भी करता है। स्टेट पीसीएस में भी लगातार पूछ रहा है, यूपीएससी में भी पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा है कि संविधान में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल में भाग 3 के बारे में तो बता ही चुके थे, और संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया गया। ये क्वेश्चन पीटी में पूछता है, स्टेट पीसीएस में, कि हमारे आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक है। कुछ लोग इसमें 14 से मार देते हैं, तो वो गलत है। अब दूसरा देखिएगा, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है। यूपीएससी 2002 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि समता का अधिकार से रिलेटेड कि आर्टिकल कितना से कितना तक है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग करेंगे तो उसमें अपने आप याद होते चले जाएगा आपको। एक प्रकार से एक ओवरव्यू ले लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जिस पे फंडामेंटल राइट्स लागू होता है। तो संसद और केंद्र सरकार, विधानमंडल और राज्य सरकार, स्थानीय पदाधिकारी जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि, ये सब पे तो लागू होता ही है। अन्य पदाधिकारी जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, आईएफसी और आईसीएआर, ये सब पे भी राज्य के अंदर आते हैं। तो इसके जो एम्प्लॉई हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स के तहत एलिजिबल है। और जो हाल में निजीकरण का विरोध किया, जिस निजीकरण से सबसे बड़ा घाटा होगा कि आप फंडामेंटल राइट्स का क्लेम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट जो कंपनी है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं बहुत हद तक। तो कुछ आप बहुत सारी चीज़ आप फंडामेंटल राइट्स के तहत उस तरह से क्लेम नहीं कर पाते। और न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा में नहीं है एक डिसीजन के अनुसार। एक्चुअली 1980 में ये डिसीजन आया था कि 7 जजों की बेंच थी, इसने ये लिया था कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है आर्टिकल 12 के तहत। लेकिन बाद में हालांकि एक छोटा बेंच ने निर्णय दिया कि न्यायपालिका भी राज्य के अंदर है, लेकिन चूंकि बड़े जज की बेंच को का ही जो
डिसीजन होता है वही मान होता है, इसलिए अभी तक ये राज्य की परिभाषा में नहीं आता। हालांकि हाल का एक निर्णय हुआ था जिसमें सीजीआई का ऑफिस से रिलेटेड, तो उसमें ये डिसीजन था कि सीजीआई का डिसीजन भी आरटीआई के तहत है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सीजीआई का जो कार्यालय है वो भी आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी राज्य नहीं है, बीसीसीआई राज्य नहीं है, अलग अलग मामले में सब डिसीजन दिया था, प्राइवेट कंपनी भी राज्य नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। पीटी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। अब आर्टिकल 13 ये क्या है, ये बताता है कि राज्य के अंदर का जो विधि है, संविधान के पूर्व के कानून उस मात्रा तक शून्य होंगे जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। दूसरा है उसी तरह का सेम चीज़, संविधान की बनाई हुई विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। विधि का अर्थ क्या है, सभी एक्ट, सभी अधिनियम, रूढ़ी, प्रथाएं जिसमें कानून का बल हो, फोर्स ऑफ लॉ हो। हमारे जो प्रशासनिक आदेश हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई सरकारी अथी में काम करते हैं, वहाँ पे कोई प्रशासनिक आदेश निकाल रहा है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स रोकने के बारे में है, तो वो लागू नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 12 और 13 को मिला के आप पढ़िएगा तो वो लागू नहीं होगा। तो इस तरह से आप अथी कर सकते हैं। आप ये भी अगर आपको बोला जाए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप पहले से साइन कर लिए उसके शर्तों में, तो उसमें भी आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं छीन सकता, इस बात पे कि आप किस पे क्या साइन किए। हालांकि इमरजेंसी सर्विस वगैरह में कुछ अलग अलग प्रोविज़न है, तो भी आप फंडामेंटल राइट्स के तहत कोर्ट तो जा ही सकते हैं। और इसमें ये भी था कि 368 का महत्व मौलिक अधिकारों से अधिक है। आर्टिकल 13 में ये जोड़ा गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन से, ये अभी भी सही है। 368 का महत्व अधिक है, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार का वो पार्ट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 14 ये समता का अधिकार से रिलेटेड है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के तहत समता की अवधारणा है, ये बेसिकली इंग्लैंड की अवधारणा है, डाइसी द्वारा इसको लाया गया था। इसके तहत कि विधि के समान सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मतलब किसी भी पद पर हो, सब बराबर है हमारे कानून के सामने। तो वो हो गया। हालांकि इसका अपवाद है विदेशी राजदूत, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल, संसदीय विधायकों से भी कुछ विशेष अधिकार मिलता है, तो वो आप अपवाद देख लीजिएगा। इससे अपवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो फिर तीसरा है कि विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका का अवधारणा है। इसमें ही बेसिकली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समानता सुनिश्चित करेगा। इससे ही युक्तियुक्त वर्गीकरण को ये उचित ठहराता है, जिसके आधार पर हम लोग आरक्षण देते हैं, ये सब देते हैं। इसमें है कि एक तो जो आप आधार जो काम कर रहे हैं वो तार्किक हो, जैसे कि आय बढ़ने पर कर बढ़े, एक प्रकार से एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर उद्देश्य के साथ समान संबंध हो, कि किसी वर्ग का सशक्तिकरण से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ हो गया। आपको याद रखिए, मेंस में भी ये चीज़ आप लिख सकते हैं, आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन इसको शामिल कर सकते हैं, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, एक तो तार्किक हो, दूसरा क्या हो, उद्देश्य के साथ संबंध हो, ये दो आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं। 15 ये भी RRSCB अर्थात धर्म, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और बर्थ प्लेस के आधार पर विभेद का विरोध, ठीक है, इस आधार पर आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इलीगल हो जाएगा। और उपरोक्त आधार पर आप जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे कि कुआं, सार्वजनिक कुआं, बाजार, इसमें भी किसी को नहीं रोक सकते हैं कि इस धर्म का व्यक्ति या फिर इस जात का व्यक्ति ना आए। तो हाल में एक मामला आया था कि कर्नाटक में या दक्षिण भारत में कि एक व्यक्ति ये दे दिया था कि सिर्फ इस व्यक्ति इस धर्म का ही लोग इस प्रोजेक्ट को बनाता है, इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट, तो उसको जेल दे दिया गया था। तो अब देख लीजिएगा इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर चर्चा में रहता है। तो ये आधार रखिएगा, RRSCB याद रखिएगा, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक दो बार कीजिएगा ना। धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान। ठीक है। तीसरा था कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। इसके तहत जो स्कूल में या इस सब में महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाता है। तो और ये हो गया। फिर ये सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC ST वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा, ये भी हो गया। और एक था 93rd अमेंडमेंट के माध्यम से एक चीज़ को लाया गया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी विद्यालयों में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा।
तो ये हो गया, इसमें राइट टू एजुकेशन वगैरह से भी जोड़ा गया था इसको। अब और एक जो सिक्स था 103वां अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया कि इन वर्गों को छोड़कर आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों के लिए 10% तक आरक्षण का प्रोविज़न किया गया है। तो ये देख लीजिए आप, ये याद रखिएगा, ये जो 15 है वो 103वां अधिनियम के तहत लाया गया। तो ये हो गया। और एक जो इम्पोर्टेंट अधिकार है वो है नियोजन से रिलेटेड, नौकरी। नियोजन में नियुक्ति में अवसर की समानता है। इसमें देखिएगा RRSC भी तो है ही, साथ साथ दो चीज़ और है, वंश और निवास स्थान के आधार पर विभेद का विरोध। फिर थर्ड में डाला गया कि निवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सके। अब देखिएगा कोई कोई राज्य ऐसा प्रोविजन कर देता है वहाँ के स्थानीय, तो ये 16(3) के तहत बेसिकली संसद निवास हेतु विशेष प्रावधान कर सकेगी। फिर 4 है समाज के पिछड़े वर्गों के आरक्षण, OBC वगैरह SC ST का जो आरक्षण है इसके तहत ही प्राप्त होता है। और अब देखिएगा कि 5वां नंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाला गया उसमें है कि धार्मिक संस्थानों में सभी पद धार्मिक व्यक्तियों के लिए। इसमें ये नहीं कोई बोल सकता है कि यहाँ पर भी धर्म के आधार पर समताएं करें। जैसे कि अगर कोई हिंदू का मंदिर है, इसमें कोई जो मौलवी साहब होते हैं उनको नियुक्त कर दिया पुजारी के रूप में, तो उनको एक तो चीज़ मालूम नहीं है, तो उसीलिए इस सब चीज़ से बचने के लिए फिर बाद में बोला गया फंडामेंटल राइट्स के तहत क्लेम कर दें वो, या फिर मंदिर के पुजारी ही क्लेम कर दें कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट्स है, हम कोई भी पैसा कर सकते हैं, कहीं भी नियुक्ति हो सकते हैं, धर्म के आधार पर विभेद नहीं, और हमको आप मस्जिद में नियुक्ति करवा दीजिए। तो वो नहीं कि धार्मिक संस्थानों में सभी पद धार्मिक व्यक्ति के लिए ही होंगे। छठा तो हाल ही में लाया गया था 103वां अधिनियम के तहत, तो अमेंडमेंट के तहत, तो अनुच्छेद 4 से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए नियोजन में 10% आरक्षण। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो 4 में जो पिछड़े वर्ग शामिल है उस वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, यानी जिन्हें पहले से आरक्षण का लाभ मिल रहा है उन्हें नहीं शामिल किया। अब आरक्षण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछता है, हम लोग आज उस पर क्लियर कर लेते हैं। और बहुत सारा डिसीजन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट, ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसीलिए आप थोड़ा सा इसे देख सकते हैं। और ये याद रख लीजिएगा, धर्म, नस्ल, लिंग, वंश और निवास, इससे को रिलेटेड क्वेश्चन पीटी में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, तो दो चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है, एक तो है क्षैतिज आरक्षण और दूसरा है वर्टिकल आरक्षण, अर्थात ऊर्ध्वाधर आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण जो हमारा आर्टिकल 16(4) में दिया है OBC SC ST को, वो है क्षैतिज आरक्षण। इसमें है कि अगर आप जनरल में आ जाते हैं तो वो आपका रिजर्वेशन वाला सीट में काउंट नहीं होगा। दूसरा है वर्टिकल आरक्षण, इसमें अगर आप रिजर्वेशन में जनरल में भी आ जाते हैं तो भी आपके टोटल सीट में वो काउंट होगा। तो जैसे कि हमारा जो महिलाओं को मिलता है यानी 15(3) के तहत, तो वो आप इसमें आ जाता है वर्टिकल वाला में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आरक्षण पे बहुत सारे डिसीजन हैं तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मामला था वो बालाजी भीष्म महसूर राज्य। इसमें दिया गया कि केवल जाति पर आरक्षण उचित नहीं, फिर भी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से आधारों को ध्यान में रखना जरूरी, फिर भी 90% से अधिक है तो दिया जा सकता है। इसके अलावा जो उप वर्गीकरण होता है जैसे क्रीमी लेयर जो अभी OBC में देखिएगा, उसका भी विरोध किया गया था इस मामले में, हालांकि उस समय OBC का रिजर्वेशन नहीं था, ये भी बात है। तो अब इंदिरा साहनी मामला आया, इसमें जाति के आरक्षण पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आर्थिक आधार पर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना अव्यावहारिक ही बताया गया था इस डिसीजन में। हाल ही फिलहाल में ऐसा था क्योंकि जो व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, भारत में देखिएगा कि 90 से ज़्यादा व्यक्ति इधर है अनौपचारिक, तो वो अपना इनकम है वो छुपा सकता है, हाइड कर सकता है। जैसे अमीर व्यक्ति भी वो अपना इनकम कम करके लिखा दिया अगर ऐसे पैसा आ रहा है तो उसीलिए अव्यावहारिकता। अभी बहुत सारा चीज़ है जिससे आप इनकम को पकड़ सकते हैं, इनकम टैक्स है ये वो, तो अभी तो बढ़ा है, तो उसके हाल में आर्थिक आधारों पे भी देना शुरू किया गया था। इसमें ये याद रखिएगा, गलत नहीं ठहराया गया था आर्थिक आधार पे, बस अव्यावहारिक ठहराया गया था कि उसे लागू ही नहीं किया जा सकता है, सभी आ जाएगा आरक्षण के श्रेणी में, इसलिए। अब दूसरा देखिएगा, परंतु किसी भी वर्ष, इसमें एक लिमिट भी दिया गया कि किसी भी वर्ष कुल रिक्तियों का, आप बार बार देखते होंगे कि कुल रिक्तियों का 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो ये भी एक नियम था। हालांकि 103वां अधिनियम में उसको अपवाद के तहत शामिल किया गया, ये कुल सीटों में काउंट नहीं होंगे जो दिया जाएगा आर्थिक वर्ग को।
ठीक है। अग्रनयन उचित है, लेकिन अग्रनयन मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक साल में 50 सीट है, ठीक है, लेकिन आपके वर्ग के 40 लोग ही आए, तो 10%, 10 सीट जो हो गया आपका खाली रह गया, तो अगले साल ये 10 सीट आपका या थी कोटा में रिजर्व हो जाएगा। लेकिन ये अग्रनयन को गलत ठहरा है। अगर नियम ये बताएं, याद है कि पहले जो था बालाजी मामले में अग्रनयन को गलत बताया गया था, लेकिन ये बोले अग्रनयन भी ठीक है, लेकिन 50% का नियम को करना आवश्यक। तो इस प्रकार से अगर जैसे आप 50% का नियम करते हैं, तो अगर नियम वाला अपने आप पालन नहीं होगा, क्योंकि उस मान लीजिए कि तो सीट आपका तो 10 बढ़ा है इस साइड, तो 50% में आपका जो 10 में था वो 5 सीट आपका नॉर्मल में चले जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आरक्षण वाला सीट था पिछले साल का, तो सारे लोगों को आरक्षित वर्ग को नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए फिर बाद में सरकार अमेंडमेंट करती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर ओबीसी के लिए उप वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन SC ST के मामले में नहीं। यहाँ पर देखिएगा इंदिरा साहनी का मामला है। इससे आरक्षण से संबंधित मामलों में ये सब चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे मेंस के क्वेश्चन में आपका मार्क्स बढ़ेगा। और फिर जो हम लोग बात किए थे 81 अमेंडमेंट, इसमें दिया था अग्रनयन वाले स्थान भी आरक्षित वर्ग को ही दिया जाए, ठीक है। पदोन्नति में नहीं दिया जा सकता आरक्षण, ये बोली गई थी। लेकिन तो इस मामले के बाद इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये भी बहुत चर्चित मामला है और लगातार इस पे डिसीजन आ रहे हैं। तो अब देखिएगा इंदिरा साहनी मामले में तो मना कर दिया गया था, लेकिन उसीलिए हमारा 77 बोला गया कि ये अच्छा नहीं है, पदोन्नति अच्छा नहीं है, मतलब कि सही नहीं है। लेकिन 77 अमेंडमेंट किया गया। आप समझिए कि घर में ऊपर वाले वर्ग और मतलब कि जनरेशन एक जनरेशन बोलता है ये होना चाहिए, दूसरे जनरेशन बोलता है, तो उसमें आप करके इसको देख सकते हैं। 77 में बोला गया प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा 77 अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है, प्रोन्नति से। फिर एक मामला होता है वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ, तो जीवन में केवल एक बार सच्चा आरक्षण, एक ही बार सच्चा आरक्षण दिया जा सकता है, बाद में नहीं, बार बार नहीं होता है। फिर ये लोग बैठता है, फिर बच्चे लोग ये लोग बैठते हैं संसद में, 85 अमेंडमेंट करते हैं कि भाई ये नहीं, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि सच्चा आरक्षण सिर्फ एक बार नहीं होता, जितना बार चाहे उतना बार भी दिया जा सकता है। मतलब परिणामी वरिष्ठता का लाभ पदोन्नति में लगातार दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। उसके बाद जो मामला, ये बहुत प्रसिद्ध मामला है, M नागराजन मामला। तो ये बोला कि हाँ प्रोन्नति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन अब ये लेकिन में जो डाल दिया इससे बहुत मुश्किल हो गया काम। पहला है कि आप साबित कीजिए कि वर्ग पिछड़ा है, उसके लिए सिर्फ ओबीसी का नहीं, अपना नॉर्मल आंकड़ा, ये वो आंकड़ा। दूसरा है कि ये भी साबित कीजिए कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तीसरा आप ये भी साबित कीजिए कि जो हम आरक्षण में इसको प्रमोट कर रहे हैं, उससे जो है व्यक्ति, जो कार्यालय, उसकी क्षमता पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। फिर ये भी बोले थे कि नहीं SC ST में भी क्रीमी लेयर जरूरी है। हालांकि हाल का एक निर्णय में कहा गया कि वर्ग के पिछड़ेपन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, एकदम हाँ रिसेंट आया है, मतलब कि हाँ 6-7 महीनों के अंदर का ही है। फिर है कि केंद्र सरकार की सूची ही पर्याप्त है, लेकिन इस संबंध में अन्य नियमों को नहीं बदला, अर्थात क्रीमी लेयर, क्षमता पर बुरा असर नहीं पड़े, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, इसको अभी भी साबित करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आर्टिकल 16 तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका जो आपको ये पता हो जाएगा कि आप किस किस क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं आर्टिकल, और मेंस PT दोनों के लिए महत्वपूर्ण, इस पर हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।